हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ा दिया, वहाँ पे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन समझा दी। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको साइट बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, उसके बारे में पढ़ लिया था। एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। तो काफ़ी सारी बातें आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्लियर करा दी थी और हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में एक चार्ट बनवाया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वाला, उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था और उसमें हमारे पास दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। तो ऑटोट्रॉपिक वाली कहानी तो हमारी खत्म हो गई। अब हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि कई बार बच्चों को डाउट होता है कि अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। जैसे इस साल भी बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। अब देखो, इसमें ये डायरेक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, ये आपको दिया हुआ होगा एज इट इज़। देखो यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं ABCD करके। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट देंगे, बाद में एक अजर्शन देंगे हमारे पास और एक हमें रीज़न देंगे कि अजर्शन में कुछ लिखा हुआ होगा और रीज़न में कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये अगर उनमें से आपके पास अजर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही हैं और साथ में रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो अजर्शन को और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करके आओगे, ए वाला ऑप्शन मार्क करके आओगे कि ये ए सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं बट दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी रीजन अजर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि अजर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट रीजन में जो बात लिखी हुई है वो अजर्शन में लिखी हुई बात को और एक्सप्लेन नहीं करती है, आपस में कोई कनेक्शन में बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, बी आएगा। और कई बार क्या होता है, अजर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, मतलब पहला ये अजर्शन ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और कई बार क्या होता है कि अजर्शन हमारे पास रॉन्ग होता है और रीजन भी हमारे पास रॉन्ग होता है, तो इस केस में कौन सा लगा के आओगे, डी लगा के आओगे। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं कि अगर अजर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है तो डी ऑप्शन ठीक है, अगर अजर्शन ठीक है बट रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन आएगा, अगर अजर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं बट रीजन अजर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी आएगा, और अगर अजर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है तो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखे हुए होते हैं हमारे पास। अब एग्जांपल देखते हैं ज़रा। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पे अजर्शन स्टेटमेंट क्या है, स्टोमेटा ओनली अकर्स ऑन लीव्स, स्टोमेटा सिर्फ पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टोमेटा हर उस ग्रीन चीज़ में पाए जाएंगे। जैसे हमारे पास बनाना का पेड़ होता है, उसका तो स्टेम भी ग्रीन होता है ना। जैसे कच्चे आम होते हैं तो वो जब ग्रीन कलर के होते हैं तो उसके ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं। स्टेम जो होता है बनाना का ग्रीन कलर का, उसके ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि स्टोमेटा मेजॉरिटी में या बहुत ज़्यादा काउंटिंग में लीव्स पे होते हैं, इसलिए पत्तियों में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। बट ये कहना गलत है कि स्टोमेटा सिर्फ पत्तियों पे पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, अजर्शन रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब रीजन पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा इज हाईली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, नहीं भैया, स्टोमेटा सेल्स थोड़ी ना होते हैं, स्टोमेटा तो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इनकी प्रोटेक्शन जो करते हैं वो गार्ड सेल्स होते हैं। तो स्टोमेटा कोई सेल्स थोड़ी ना होते हैं, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब अजर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे अजर्शन रीजन दोनों गलत है, मतलब डी वाला आंसर आएगा। तो इस केस में जब आंसर आप लिखोगे अपनी कॉपी में तो क्या लिखोगे, तो आंसर आएगा डी वाला। ठीक है, ऐसे करते हैं। सेकेंड वाला केस पढ़ते हैं। सेकंड में अजर्शन क्या है, लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, पत्तियों पे मेन फोटोसिंथेसिस सारा वहीं पे ही होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। रीज़न क्या है कि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीव्स, इसलिए वहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है पत्तियों में। बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पे अजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है और अच्छे से। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, जहाँ पे अजर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग अपनी नोटबुक में कि जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। समझ में आ गया ना बात। इस तरह से हम अजर्शन रीजन के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। इनको टैकल करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको जो पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको है ना, उतनी ही अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने चीज़ों को सिर्फ रट रखा है तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपके क्वेश्चन हर जगह पे अटकते जाएंगे। क्वेश्चन कम से कम अटकेंगे उस बच्चे के जिसने जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उनको बहुत सही से पढ़ा था, बहुत ध्यान से उसने चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करी थी, समझने की कोशिश करी थी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की मैंने कोशिश करी है। और आप लोग भी अपने माइंड में सोचिए कि इस चीज़ को हम लोग किस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, चलो, तो हमारे पास ये बात खत्म हो गई। अब हम अपने
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे नंबरिंग आप नंबर 2 कर लेना, क्योंकि उस साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये नंबर 2 हो जाएगा। तो नंबर 2 पे हमें क्या पढ़ना है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, ऐसे पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आया करते थे जो खुद का खाना अपने आप से बना सकते थे, यानी वो सेल्फ फीडर्स थे। यहाँ पे सेल्फ फीडर्स नहीं होंगे, हेट्रो मतलब अदर। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ऐसा पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने पीने के लिए किसी दूसरी चीज पर डिपेंड रहते हैं, यानी एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब डिपेंड होने लग जाएं अपने खाने के लिए, तो उस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाने लगेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे और उनमें होने वाला न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चार्ट में आपको याद हो 3 तरह का था हमारे पास, एक तो होलोजोइक था, एक सेप्रोफाइटिक था और एक और था पैरासाइटिक। तो एक एक करके इनको सबको समझते हैं, इन पे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो खाने के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट पे उनकी बॉडी में वो चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं, विटामिन्स भी होती हैं, तो जिनकी बॉडी में जाके ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाते हैं और फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब किस किस में होलोजोइक होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें भी होलोजोइक होता है। हम इंसानों में भी होलोजोइक होता है। भाई हम जो खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी जो भी आपने खाई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन सब चीज़ें प्रेजेंट थी वहाँ पे, तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हमारी बॉडी में जाके वो धीरे धीरे छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ, तो वो हेल्प करती हैं उस फूड को टूट के फाइनली डाइजेस्ट होने में। तो ह्यूमन बींग्स में भी अगर कोई पूछे कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो हमारे अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा और जितने भी मैमल्स हैं, मैं ये कहूँगा सारे मैमल्स, डॉग, कैट, व्हाटएवर, सब में कौन सा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक की अगर बात करें तो सेप्रोफाइटिक में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से बनाते हैं, जो मर गए चीज़ें हैं ना, डेड ऑर्गेनिजम्स जो हो गए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, उनसे अपना खाना बनाते हैं। जैसे यहाँ पे यीस्ट हो गया, यीस्ट हमारे पास एक फंगस होती है, सिंगल सेल वाली फंगस है। जितने भी आपके पास बेकरी प्रोडक्ट होते हैं ना, सब में यीस्ट होता है। बिना यीस्ट के कोई मैदा फूलेगी नहीं, ना ब्रेड बनेगा, ना बिस्किट, ना बट आपके पास लॉट ऑफ थिंग्स कुछ भी नहीं बन पाएंगी। बेकरी में सब जगह पे यीस्ट यूज़ होता है। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, छतरी जैसे होते हैं, या अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर होती है, या बैक्टीरिया होते हैं, ये सब मेजॉरिटी में क्या करते हैं, ये अपना खाना जो है सड़ी गली चीज़ों से बनाते हैं। और ये उगते भी ऐसी जगह पे ही हैं जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें मतलब वहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी से कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं, जो आसपास कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई पर्टिकुलर सपोज करो कि मच्छर है वो मर गया, या इस तरह के कोई छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, तो इनकी बॉडी से, मशरूम, यीस्ट या बैक्टीरिया, इनकी बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल उस डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म से सारा का सारा जो भी मतलब काम की चीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये यीस्ट, मशरूम और बैक्टीरिया ग्रो होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो इनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक का सिंपल सा मतलब, जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकिंग मैटर से ऑब्टेन करने लगे, तो उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। किन में होता है, यू मस्ट नो दैट कि हाँ, इनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों, क्योंकि केमिकल रिलीज करते हैं, और केमिकल रिलीज जब करेंगे तो वो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाएगा, तो वो चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगी और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगी। यानी यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली, यहाँ पे खाना जो है बॉडी के अंदर जाके नहीं टूट रहा है, बॉडी में अंदर जाने से पहले ही खाना टूट चुका है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पे खाने का ब्रेकडाउन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल से बाहर होता है, सेल के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। मगर ये अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी है ना चीज़ों की, उतना बढ़िया आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। अब देखो ये डायग्राम्स देख लो, ये पैरामीशियम होता है, स्लीपर जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, आंख से दिखाई नहीं देंगे, ये सब माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर है। ये हमारा अमीबा होता है, ये है ना। इसके अलावा ब्रेड वगैरह जब बनती है तो ब्रेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर यीस्ट होता है। तो यीस्ट, जितने भी मैदा से बनने वाली चीज़ें सब में आपको यीस्ट मिलेगा। ये आपको अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये मशरूम है। तो ये आपके पास मशरूम है हमारे पास। तो मशरूम के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक है। इसके अंदर जो यीस्ट होता है, यीस्ट में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है,
इसके अलावा अमी और पैरामीशियम में कैसा होता है, इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम देखेंगे कि अमीबा हमारे सिलेबस में है, अमीबा कैसे अपना खाना ऑब्टेन करता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया जाएगा कि अमीबा के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बना के दिखाओ कि अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने बेसिक कौन से, अभी 2 टाइप पढ़े, अभी तीसरा हमारा बाकी है। तीसरा कौन सा था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सी पार्ट में क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मतलब परजीवी, जो दूसरों की बॉडी पे जाके रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे उन्होंने अपना घर बना लिया, वो उनकी बॉडी होस्ट की तरह काम कर रही है, वो उनकी बॉडी से उनका खून चूस रहे हैं, एक तरह से ऐसे मान लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे काउज हैं या डॉग्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर, इनके कान के आसपास छोटी छोटी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, है ना। वो सारी की सारी जो भी चीज़ें चिपकी हुई हैं ना, वो सब किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रही हैं, वो पैरासाइट की तरह बिहेव कर रही हैं, क्योंकि वो अपना खाना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खींच रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मच्छर होता है, मच्छर भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, पैरासाइट होता है वो भी एक तरह से। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड से, डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं करते हैं ये जिंदा खुद हैं और किसी दूसरी जिंदा बॉडी के ऊपर जाके उससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें एक प्लांट भी होता है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको फोटो देखनी है तो। ये कसकटा है ना, इसे अमरबेल भी बोलते हैं, तो ये प्लांट में भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लीच जो जोंक होती है उसमें भी ये होता है। देखो लीच को मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये हाथों पे ली हुई है, ये जोंक होती है, एक बार चिपक जाती है ना एक जगह पे तो जल्दी से छूटती नहीं है, तो ये ब्लड एब्जॉर्ब करती रहती है आपकी बॉडी से, पैरासाइट है। इसके अलावा हमारे पास फ्लैट वार्म होता है, टैप वार्म होते हैं। तो फ्लैट वार्म, टैप वार्म लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लो। ये हमारे पास फ्लैट वार्म होता है, और इसी तरीके से लंबा सा जो आंतों में पाया जाता है, कई बार लोगों की इंटेस्टाइन में से कहते हैं ना कीड़े हुए हैं पेट में, तो पेट में से, स्टमक में से कीड़े निकलते हैं, वो ये टैप वार्म होते हैं। तो टैप वार्म, फ्लैट वार्म और ये हमारी लीच है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, मैंने मेन जो थे वो यहाँ पे लिख दिए। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास इस तरह का होता है। डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, ये वाले डायग्राम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। जो डायग्राम बनाना होगा बता दूंगा, बाकी चीज़ें डायग्राम से के साथ पढ़ी जाती है ना, पढ़ाई जाती हैं, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ बात समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आ गया। ऑटोट्रॉपिक तो लास्ट में पढ़ चुके थे, हेटेरोट्रॉपिक आज पढ़ लिया, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो भैया ये आप होमवर्क से करोगे। और डिफरेंस जब भी पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे, पार्टीशंस करके डिफरेंस लिखोगे प्रॉपर्ली, 3-4 डिफरेंस कम से कम जो आपको मिले आप वो लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये आप खुद से करोगे, सो दैट आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि हम भैया हमने न्यूट्रिशन के मोड पढ़ लिए, हेटेरोट्रॉपिक तीनों, होलोजोइक भी पढ़ लिए, सेप्रोफाइटिक भी पढ़ लिया और हमने पैरासाइटिक भी पढ़ लिया, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो अमीबा की बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हमारे सिलेबस में है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी फेजेस आपको ड्रॉ करनी है प्रॉपर वे में और याद रखनी है। तो टोटल कितनी फेज हैं, 5 फेज है। डायग्राम 5 से ज़्यादा है, क्योंकि एक फेज में एक से ज़्यादा डायग्राम बने हुए हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा एवरेज बनाओगे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में। देखो यहाँ सबसे पहले हमारा ये अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल होती है ना, सिंगल सेल है बट यूकेरियोटिक सेल होती है, तो इसमें न्यूक्लियस भी होता है। अब जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल आए, पिंक कलर का क्या है, फूड पार्टिकल, तो ये एक फिंगर जैसी शेप बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी फिंगर जैसी शेप को सूडोपोडिया बोलते हैं। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना। तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया निकल आता है, जैसे 2 हाथ से निकल आता है ना अमीबा के अंदर से, इस तरह से ये शेप ऐसी लचीली हो जाती है और एक्सटेंड होकर ये इस फूड पार्टिकल को निगलने की कोशिश करती है। और निगलते निगलते फूड पार्टिकल देखो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये फूड पार्टिकल जिस चीज़ के अंदर बंद होता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड पार्टिकल किसके अंदर बंद हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। और आप देख लीजिए पूरी तरह से अमीबा ने इसको इंगल्फ कर लिया है, निगल लिया है। अब यहाँ पे ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब ये कैसा, ये फूड पार्टिकल आप सोचना अमीबा क्या खाता होगा, तो भैया अमीबा ये ग्रास या आपकी तरह से रोटी पराठा सब्जी नहीं खाता, ये कोई ना कोई मतलब दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अमीबा एक ओमनीवरस टाइप का होता है ना, मतलब कि मीट टाइप की चीज़ें खाता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये खुद दिखाई नहीं देगा, तो जो चीज़ें खाएगा तो वो तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी, सब माइक्रोस्कोपिक व्यू है। खैर, तो यहाँ पे जो इसने खाना निगल लिया, अब ये खाना क्या होगा, अब अमीबा के इस फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना बंद है, इस फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम रिलीज होंगे और धीरे धीरे ये खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना। ये एब्जॉर्प्शन में खाना टूटना शुरू हो जाएगा। फाइनली उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये खाना एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली जो इससे न्यूट्रिशन मिला अमीबा की पूरी एंटायर बॉडी में फैल जाएगा और अमीबा को उससे क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अब वेस्ट में तो बचा होगा, खाने के बाद
वेस्ट मटेरियल तो बॉडी से निकलता ही निकलता है। तो क्या होता है फाइनली, इस पूरी मेम्ब्रेन में से कहीं से भी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस तरह से ऐसे एग्जिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। दिख रहा होगा ना आपको निकलता हुआ वेस्ट मटेरियल। तो इस तरह से ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है अमीबा के खाने को ऑब्टेन करने का या अमीबा में न्यूट्रिशन का। ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों? एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को तोड़ के छोटे 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 पार्टिकल्स में आपने उसने ब्रेक डाउन कर लिया और फाइनली उसको पूरा पचा डाला है ना, फाइनली वेस्ट को उसने यहाँ से बाहर भी निकाल दिया। तो आप ये सारी स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं, ये सारा डायग्राम लिखा हुआ है। इन स्टेजेस की जो थ्योरी है वो आपको आगे दिखा देता हूँ, थ्योरी भी लिखिया नहीं होती है। देखो थ्योरी वाला पार्ट ये रहा। तो अमीबा क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ओमनीवरस ऑर्गेनिज्म। इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता डाइजेशन के लिए। जैसे हमारी बॉडी में तो स्टमक है, हमारी बॉडी में पूरा फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत कुछ है। इनकी बॉडी में कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो सूडोपोडिया निकलते हैं, खाने की पार्टिकल को इंगल्फ करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाइजेस्ट कर जाते हैं और बाकी वेस्ट बाहर फेंक देते हैं। तो यही होता है यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप कौन से हैं यहाँ पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रहेगा, होलोजोइक होता है। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को इनटेक करना, खाने को अपने मुंह के अंदर रखना। तो अमीबा इंगल्फ द फूड विद इन द हेल्प ऑफ टू सूडोपोडिया। ठीक है, तो किसकी हेल्प से इंगल्फ करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से इंगल्फ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल। डाइजेशन क्या होगा? जब वो खाना फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाएगा तब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा। अब डाइजेशन के केस में क्या होता है? डाइजेशन का सिंपल मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन तोड़ेगा? वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं आपको आगे के स्लाइड में समझा दूंगा। बच्चों को बहुत डाउट होता है, उनको एंजाइम नहीं पता होते, उनको पूरा चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया, वो पूछते रह जाते हैं एंजाइम्स में समझ ही नहीं आया एंजाइम होते क्या हैं। तो मेरे को एंजाइम बताऊंगा भी है, अब इसको छोड़ो फिलहाल। तो पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल थे उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। फाइनली क्या होगा? उसके बाद थर्ड स्टेप पे एब्जॉर्प्शन होगा। नाउ दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। अमीबा के साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फाइनली एसिमुलेट होंगे। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? ये पूरी एंटायर बॉडी में फैल के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे अमीबा की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और लास्ट में इजेशन। इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से थ्रू आउट करना। तो वेस्ट मटेरियल को जब बॉडी से थ्रू आउट करना होता है तो उस केस में क्या होता है? सडनली कहीं पर भी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। डायग्राम बहुत अच्छे से आता होगा ना, तो इन सब चीज़ों को आप आराम से लिख लोगे। तो डायग्राम बहुत प्रॉपर वे में बनाना है, इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद ये जो थ्योरी वाला सेक्शन है इनको आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो अमीबा का हमारे पास न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। होलोजोइक मोड हमने समझ लिया उसके अंदर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं एंजाइम्स पे। बच्चों को डाउट है कि पता नहीं है एंजाइम क्या है, एंजाइम सब जगाते रहते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम, अमीबा में एंजाइम, हर जगह एंजाइम वर्ड सुना हुआ होता है। तो देख लो जरा एंजाइम्स का लॉजिक क्या है, पूरा जितना जानना जरूरी है मैंने यहाँ लिखा है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होता है? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर दे, उसको बूस्ट अप कर दे, उसको बढ़ा दे, यानी उसके होने की वजह से उस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट हो जाए, वो काम बहुत तेज़ी से होने लगे, है ना। जैसे कोई सुपरवाइजर है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो जब सुपरवाइजर नहीं होता है तो वहाँ के लोग ऐसे ही है कि ठीक है चलो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं। बट जैसे ही सुपरवाइजर आया 2 घंटे तक वो वहाँ पे रहा, तो उस टाइम में फैक्ट्री के अंदर काम इतनी तेज़ी से हुआ कि 2 दिन का काम उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर ही पूरा कर दिया। तो यानी वहाँ पे सुपरवाइजर कैसा काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सुपरवाइजर खुद कुछ नहीं करेगा, बट उसकी प्रेजेंस में, उसके इंस्ट्रक्शन में सारे वर्कर्स मिलकर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही एंजाइम होता है। एंजाइम खुद किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ना ही वो चेंज होता है। एंजाइम जैसा था वैसी की वैसी रहेगा और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम खपेगा नहीं, वो कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है ना। देखो एक बार इसको पढ़ लो। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस का अलग अलग हमारे पास एंजाइम होता है, बट अभी हर एक तरह का काम कराने के लिए अलग अलग सुपरवाइजर होते हैं ना। दूध की डेयरी में जो सुपरवाइजर है उसको तुम किसी पर्टिकुलर और फैक्ट्री के अंदर थोड़ी ना लगा सकते हो, क्योंकि उसको दूध का काम अच्छे से पता है। तो फैक्ट्री वाले को, कोई सपोज करो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर है उसको अपना काम अलग से पता है। तो इसलिए हर एक सुपरवाइजर हर एक काम का अलग अलग होता है। इसी तरह से कैटलिस्ट भी हर एक सब्सटेंस पे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है जी। और एक बात और, जितने भी ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होती हैं? सारी प्रोटीन ही होती हैं। जितने भी एंजाइम के दुनिया में नाम आएंगे, हर एक एंजाइम कोई ना कोई टाइप की प्रोटीन ही होती है। क्या काम करते हैं? किसी रिएक्शन की रेट को स्पीड कर देते हैं, उनको बूस्टअप कर देते हैं, उनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और ये एंजाइम
खुद कभी भी चेंज नहीं होते और उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट ये एंजाइम भैया बहुत गुस्से वाले हैं, ये एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम करते हैं। पीएच वैल्यू का मतलब अभी ऐसे मान लो कि एसिडिक और बेसिक नेचर, भाई आपने एसिड वैसिड तो सुना होगा ना थोड़ा बहुत, तो ये एसिड और बेसिक नेचर नापा जाता है इस पर्टिकुलर पीएच स्केल से। सेकंड चैप्टर जब आएगा केमिस्ट्री के अंदर है ना, वहाँ पे इसको बताऊंगा। तो फिलहाल ध्यान रखिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब जाके ये एंजाइम्स काम करेंगे। नहीं तो ये कहेंगे भैया हम बैठे हैं आराम से, अब काम नहीं होनेगा। जब वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा इनको, जब वो पर्टिकुलर पीएच मिलेगी तो ये काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पेट में हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन नाम का। किस नाम का? पेप्सी से याद रख लेना, पेप्सिन नाम। ये पेप्सिन एंजाइम की कुछ टर्म्स कंडीशन है, कह रहा भैया काम तब करूंगा जब आसपास का मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। बिना एसिडिक मीडियम के ये बैठा रहता है, कह रहा मैं कुछ काम नहीं करूंगा, यानी कि मैं लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो ये पेप्सिन एंजाइम कब अपना वर्क करना शुरू करता है? जब मीडियम एसिडिक होता है। और आप देखोगे कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम डेवलप होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक की वॉल्स से। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस जब आ जाती है, तब ये भाई साहब पेप्सिन एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक ये बताना था मुझे कि हाँ एंजाइम में जो डाउट है मैंने आपको क्लियर आउट करा दिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं फाइनली हमारे मेन टॉपिक पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोगों को ये ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हमारी बॉडी में है भैया, फिट है, हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, बहुत खाते हैं हम लोग आजकल लॉकडाउन के टाइम में। तो अब ये डाइजेस्ट कैसे होता है पूरी बॉडी में, तो जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। सारी बातें जब नेक्स्ट क्लास एक और आएगी, इसके बाद लास्ट में 3 क्लास के अंदर आपका न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो 3 क्लास के एंड तक में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया ये है डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, और भैया ये ड्रॉ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। तो ड्रॉ करना है आपको ये डायग्राम। आप चाहे यहाँ से बना लो, एनसीईआरटी उठा के बना लो, कहीं से बना लो, ये ड्रॉ करना है। जितने नाम जरूरी हैं वो सारे नाम भी लिखने, क्योंकि बिना नाम के डायग्राम का कोई मतलब नहीं होता। पहले सारे ऑर्गन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा क्या क्या। एक एक चीज़ पढ़ानी है इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक एक स्टोरी आपको समझानी है। देख लो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माउथ से। माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी। माउथ का दूसरा नाम क्या है? बक्कल कैविटी। आपके माउथ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टंग होती है, टीथ भी होते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, बता रहा हूँ ऐसी, एक टंग भी होती है, एक टीथ भी होती है, सबको पता है। तो माउथ के अंदर ये हो गया। उसके बाद माउथ से जो खाना उतरता है गले के अंदर, वो खाना जाता है इस पाइप के अंदर। इस पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ओ रहता है साइलेंट, ईसोफेगस बोलते हैं। और इसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम। ईसोफेगस के अलावा फूड पाइप भी बोलते हैं। सब पढ़ोगे आप एक एक करके। इसके अलावा एक और पाइप भी होता है। अब सोचो यहाँ पे आपके लंग्स गायब कर रखे हैं, लंग्स में भी तो हवा जाती होगी ना। तो इसी के साइड में आप जब आगे रेस्पिरेशन पढ़ लोगे ना, वहाँ पे आपको लॉजिक दिखाऊंगा कि भाई ऐसा कैसे होता है, जब खाना खाते हैं तो इस पाइप में आता है, और जब सांस लेते हैं वो दूसरे पाइप में जाता है। एक पाइप थोड़ी ना होंगे कि यही पाइप हमारा, ये पाइप तो स्टमक तक जा रहा है, वो जो सांस लेने वाला पाइप होगा तो लंग्स में जाना चाहिए ना। खाना लंग्स में चला गया तो मर जाओगे भाई। तो इसलिए यहाँ पे 2 पाइप होते हैं साइड बाय साइड। क्या लॉजिक होता है, गॉड ने कैसे क्रिएट की हुई स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट देम इन रेस्पिरेशन। अभी टेंशन ना लो, अभी फिलहाल एक ही पाइप है, दूसरे को भूल जाओ। तो ईसोफेगस हमारा खाने वाला पाइप है, जहाँ से हमारा खाना और पानी दोनों यहीं से पास होके जाते हैं। और ये ईसोफेगस कहाँ कनेक्टेड होता है? डायरेक्टली हमारे इस जे शेप के थैले में, जो हमारा ये बैग होता है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, इसमें कनेक्ट होता है ये। अब स्टमक में खाना आराम से रिलैक्स मारता है, 2-3 घंटे तक खाना आराम से यहाँ स्टे करता है। यहाँ पे कुछ काम होता होगा, पढ़ेंगे इसको। फिर ये खाना यहाँ से स्टमक से निकल के एंटर करता है। जो बीच में नजर आ रही है ना, ये बहुत बारीक बारीक सी उलझी हुई मैगी जैसी स्ट्रक्चर तुम्हें, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से खाना निकल के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट डाइजेस्ट होगा, यहीं पे प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे, यहीं पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ डाइजेस्ट यहीं होगा मेजॉरिटी में। ठीक, फिर ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जाएगा। देखो ये पाइप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जाएगा चारों तरफ की जो ये स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रही है रेक्टेंगल से शेप की मोटी मोटी सी, तो ये स्ट्रक्चर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है ये, तो यहाँ पे खाना घूम फिर के बाद में फाइनली कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, और लार्ज इंटेस्टाइन में से फाइनली जब सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होगा, जो बचा कुचा वेस्ट होगा, तो हमारी बॉडी का जो लास्ट पार्ट है एनस, यहाँ से वो चीज़ बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर दी जाती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नीचे छोटा सा ऑर्गन नजर आ रहा है, एक बहुत छोटी सी पूंछ नजर आ रही है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। सुना होगा आप लोगों ने काफी बार कि इस बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना। उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है ये कई बार। ये ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हो तो ये स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। इसका ऐसे कोई काम नहीं है। आप देखोगे बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर आएगा कि इवोल्यूशन की वजह से ये ऑर्गन हमारी बॉडी में फालतू में रह गया। जैसे हमारे यहाँ पहले पूंछ भी हुआ करती थी, पूंछ धीरे धीरे एलिमिनेट हो गई फाइनली, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। इसी तरह से अपेंडिक्स एलिमिनेट नहीं
हो पाया अभी फिलहाल, अपेंडिक्स लोगों में अभी भी पाया जाता है। तो ये जो ऑर्गन है इसका कोई काम नहीं है। जिन ऑर्गन का बॉडी में कोई काम नहीं होता उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये पढ़ोगे आप आगे बायो में, तो ये फालतू का ऑर्गन है, बट ये अगर खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो ये आपकी पेट में दर्द करना शुरू कर देगा, बहुत भयंकर आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा और आपको फाइनली अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और डॉक्टर इस ऑर्गन को कट करके यहाँ से निकाल देगा, तब जाके आपको शांति पड़ेगी। अभी इतना बात समझ में आई? अच्छा, और देखो नाम, ये जो आपको एक हेयर बैंड सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये है डायफ्राम। इसके ऊपर आपके लंग्स टिके हुए होते हैं इस जगह पे, है ना। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, लंग्स को हेल्प करता है ये, इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है। फिर एक ब्राउन सी कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, ये है आपका लिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये भैया एक ही लिवर होता है, 2 लिवर नहीं होते, एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की, ये तो लिवर है। लिवर के अंदर एक मछली जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, फिश जैसी। ये अंदर नहीं होती, ये लिवर के बराबर में होती है। ऐसा लगता है लोगों को लिवर के अंदर होता है ना, लिवर के साइड में होती है जो छोटी सी स्ट्रक्चर है, जिसको क्या लिखा हुआ है, गैल ब्लैडर लिखा हुआ है। गैल ब्लैडर, इसको पित्त की थैली बोलते हैं, इसमें कई बार स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है लोगों को, तो गैल ब्लैडर है। ठीक है, क्या करेगा बाद में देखेंगे। स्टमक के नीचे एक और पत्ती जैसी, लीफ जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी ये, तो इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लोगों को जो शुगर होती है ना, डायबिटीज होती है, तो यहीं पे कुछ गड़बड़ होती है पेनक्रियाज में, ये भी पढ़ाऊंगा बाद में बायोलॉजी में। तो पेनक्रियाज में कुछ ऐसा गड़बड़ होती है जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो पेनक्रियाज है हमारे पास। तो यहाँ 2 ग्लैंड नजर आ रही होंगी, एक तो लिवर और ये पेनक्रियाज। ये यहाँ क्यों बना दिए? जब भैया ये दोनों ग्लैंड का बहुत मेजर रोल है आपके खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। ठीक है, पूरा डायग्राम समझा दिया मैंने तुम्हें सारा का सारा। अब क्या है, इनकी थ्योरी पढ़ते हैं एक एक करके, तो ये बनाओगे पूरा नाम से डायग्राम। ठीक है, देख लो। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, इतने छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है कि उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ये डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे, एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में बना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये पहला ऑर्गन सिस्टम आज आप पढ़ने जा रहे हो, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में आप क्या पढ़ोगे बाद में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां लंग्स वंग्स के बारे में पढ़ोगे। ऐसे सिस्टम बॉडी के अंदर फिट हुए हुए हैं, तब जाके पूरी बॉडी की मशीन बनी है हमारी। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनल एंड रिलेटेड ग्लैंड्स टुगेदर मेक अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एक तो एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, ये आपके मुंह से स्टार्ट होके घूम फिर के सब कुछ इंटेस्टाइन सब मिला के लास्ट में एनस तक, ये माउथ से लेके एनस तक का सारा पार्ट कहलाता है आपका एलिमेंट्री कैनल। ये याद रखना, एलिमेंट्री कैनल सिर्फ ये पाइप नहीं होता, मुंह से शुरू करके एनस तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनल होती है। इसके साथ क्या है, कुछ ग्लैंड्स हेल्प करेंगी। कौन सी, लिवर हेल्प करता है, और इसके अलावा पेनक्रियाज हेल्प करता है। लिवर के साथ ही अटैच है गैल ब्लैडर, इसका काम क्या हम देखेंगे बाद में, लिखा हुआ ऐसे, ये बाइल जूस को स्टोर करता है, खैर बाद की बात है ये। तो एलिमेंट्री कैनल और कुछ 2 ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं। और एक ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर भी होती है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं टोटल, मतलब जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। बॉडी में तो पता नहीं कितनी सारी ग्लैंड हैं, कौन कौन सी ग्लैंड हेल्प कर रही हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारा लिवर और हमारा पेनक्रियाज। लिवर और पेनक्रियाज भी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स वो चीज़ होती हैं जो कुछ चीज़ सीक्रेट करती हैं, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है हमारे पास हमारे एलिमेंट्री कैनल की। एलिमेंट्री कैनल इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग, 7 से 8 मीटर लॉन्ग होती है, कई बार 9 मीटर की लॉन्ग भी हो सकती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड टर्मिनेट एट द एनस, मुंह से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होती है। एनस तक का हिस्सा आपका एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। ठीक है, पूरी पाइपलाइन जो बिछी हुई है बॉडी के अंदर, ये एलिमेंट्री कैनल है। एलिमेंट्री कैनल के ही अभी सारे एक एक करके आप टुकड़े पढ़ोगे, 1 by 1 सब कुछ। सबसे पहले बात आती है आपके माउथ पे, जिसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब माउथ क्यों यूज़ करते हैं, खाने को इनटेक करने के लिए, वाटर को ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में तो टंग और सलाइवा कवर कराऊंगा। सलाइवा लार को बोलते हैं, अपने फेवरेट खाने को देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, उसी को बोलते हैं सलाइवा लार जो आ जाती है, बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना सलाइवा के तो आपका खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो टंग और सलाइवा तो हमारे पास एक हिस्सा हो गया। इसके अलावा क्या होता है, दांत भी तो होते हैं, टीथ भी तो होते हैं, बिना दांतों के कैसे चबाओगे खाने को। तो टंग और सलाइवा के बारे में देखते हैं। टंग एक सेंस ऑर्गन है, क्या करता है, टेस्ट आता है टंग से, चीज़ें खट्टी हैं, कड़वी हैं, मीठी हैं, टेस्टी हैं, वॉट एवर इज इट। तो जो भी टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको कहाँ से आता है, टंग से आता है। टंग के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी सी
टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बर्ड्स का मतलब छोटी छोटी सी हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो इस वजह से हमें पता लग पाता है कि कोई चीज़ टेस्टी है, कोई चीज़ टेस्टी नहीं है। कहीं आपने देखा होगा कि जब फीवर हो जाता है बॉडी में तो उस टाइम में किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि उस टाइम में आपकी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती हैं। इस वजह से आपको खाने का कोई खास टेस्ट नहीं आ पाता जब आपको बीमार होती हो, जब आपकी बॉडी है ना। तो ये जीभ पर प्रेजेंट होती हैं टेस्ट बर्ड, जिसकी वजह से हमारे को किसी चीज़ का टेस्ट आता है। अब टंग इसके अलावा और क्या काम करती है टेस्ट के अलावा? तो जो खाना आप खाते हो उस खाने को घुमा घुमा के मुंह के अंदर फाइनली उसकी बॉल सी बन जाती है। उस बॉल को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। देखना वो जो निवाला बन जाता है ना खाने का, एक निवाला आपने गटक लिया तो वो जो निवाला बना खाने का, जो बॉल सी बनी खाने की आपकी, उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टंग के बारे में बात हो गई हमारे पास। इसके बाद बात आएगी हमारे पास सलाइवा के बारे में। देखते हैं सलाइवा हमारे पास क्या है। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? वैसे वो 10th के सिलेबस में है नहीं, बट आगे जब नॉलेज अड्डा आएगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये सलाइवा, ये लार सिक्रेट करती हैं। हमारी बॉडी में जो लार सिक्रेट होती है वो यहीं से होती है, सलाइवरी ग्लैंड से होती है। अब जो ये लार है, सलाइवा है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बहुत सारे मटेरियल्स इसमें मिले हुए होते हैं। मेजरली इसमें क्या क्या होता है? तो एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है इसमें, म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? आपके खाने को सॉफ्ट बनाता है, उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। नहीं तो गला सूखा सूखा सा हो जाएगा ना, अगर लार नहीं निकले ना मुंह के अंदर तो भैया खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने का, कुछ भी चीज़ गटक नहीं पाओगे। एक या दो टुकड़ा खाने के बाद ही ना हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। तो ये सलाइवा के अंदर तो एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कौन सा आया? पहला आया म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? खाने को ल्यूब्रिकेट कर रहा है सो दैट उसको ईजिली स्वेलो कर सको, उसको आसानी से निगल सको। इसके अलावा सलाइवा क्या करती है? सलाइवा हमारे मुंह के अंदर जो बदबू होती है उसको बनने से बचाती है, कम करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है कि वो कम से कम हो। आपके दांतों को खराब होने से बचाती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके। ये एसिड आते कहाँ से हैं भाई? मुंह के अंदर खाना खाया ना, बैक्टीरिया तो सब जगह होते हैं, तो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं मुंह के अंदर, उस खाने को सड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से कि माउथ में स्मेल आने लगती है। और क्या करते हैं उससे बचने के लिए? डेली टूथपेस्ट। वैसे दिन में 2 बार करना चाहिए टूथपेस्ट उससे बचने के लिए, बट कई बच्चे तो 1 बार नहीं करते होंगे। खैर, सलाइवा ऑल्सो प्रिवेंट्स टूथ डिके बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये भी नॉलेज अड्डा में पढ़ा दूंगा। लाइसोजाइम के नाम से हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये बैक्टीरिया से फाइट करता है हमारे मुंह के अंदर। किसने दिया ये एंजाइम? ये एंजाइम दिया सलाइवा ने। तो ये बैक्टीरिया से बचाता है आपको, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो हर बात क्लियर करा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इन नोट्स में, इन लेक्चर्स में कवर है। ये पीपीटी बनाने में पूरे 5-5, 6-6 घंटे यूटिलाइज किए हैं, ठीक है। अब लाइसोजाइम हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है इंपॉर्टेंट? एक और एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज होता है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको टाइलिन भी बोलते हैं। पी तो साइलेंट रहता है, टाइलिन एंजाइम। तो सलाइवा के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी एमाइलेज। क्योंकि आप देखोगे एमाइलेज नाम का एंजाइम बाद में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पढ़ोगे ना वहाँ भी आएगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए वर्ड क्या लगा दिया स्टार्टिंग में? सलाइवरी लगा दिया। तो सलाइवा से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम एक और कौन सा निकलता है? सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हो, तो इसको किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में। शुगर कौन सी होती है? उसको माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है, आपके ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड में स्टार्च होता है, चावल खा रहे हो उसमें स्टार्च होता है, खाने के बहुत सारे पार्ट में स्टार्च होता है, तो उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इसका क्या नाम होता है? इसको टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये हमारा अभी तक कौन सा पार्ट कवर हुआ? ये हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे थे इसका सेक्शन सलाइवरी एमाइलेज वाला, सलाइवा वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग बक्कल माउथ वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, बकल कैविटी हम लोगों ने देखी। उसके अंदर हम लोगों के पास 2 सब पार्ट थे। पहला सब पार्ट टंग और सलाइवा वाला, वो टंग और सलाइवा वाला पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन कौन सा आएगा? माउथ के अंदर ही हमारे दांत भी तो होते हैं, जो तुम्हें भाई दांत दिखाई दे रहे हैं, तो अब टीथ के बारे में जानना ज़रूरी है। अब देखो भाई, टीथ किसके बने हुए होते हैं? जनरली कैल्शियम के बने हुए होते हैं। ये हम लोगों को चीज़ों को तोड़ने में, पीसने में, काटने में हेल्प करते हैं। बिना इनके तो आप कर ही नहीं पाओगे चीज़ें। तो हमारे जो दांत हैं भाई, देखो इंसानों का डेवलपमेंट पहले आदि मानव वगैरह हुआ करते थे जो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में रहने की वजह से उस टाइम में वो लोग मीट वगैरह खाया करते थे और बहुत सारी चीज़ों को मार के खाया करते थे। तो इसलिए दांतों की जो वैरायटी है ना, आज भी डिफरेंट वैरायटी के दांत आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं। हर एक साइज़ का अलग अलग टाइप का दांत आपके अंदर प्रेजेंट होता है। तो टोटल 4 तरह के दांत हमारे अंदर होते हैं। एक को इंसीजर बोलते हैं, एक को कैनिन्स बोलते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी, मैं आपको समझा देता हूं कैसे कैसे है। अब बात आती है इंसीजर्स की। इंसीजर्स कितने हैं?
8 होते हैं हमारे पास टोटल। तो देखो कैसे, अभी आपका जो जबड़ा एक नीचे होता है एक ऊपर होता है मुंह में, तो ये नीचे वाला जबड़ा सपोज करो दिखा रखा है इन्होंने। अब इंसीजर 4 ये फ्रंट वाले जो दांत होते हैं 4 इधर इधर उन्होंने एक साइड पे दांत लगा के दिखा रखे हैं, दूसरी साइड पे नहीं दिखा रखे। तो जो 4 आगे के आपके जो दांत होते हैं, है ना, जो कई लोगों के बाहर भी निकल आते हैं, तो ये जो आगे के 4 दांत हैं इनको हम इंसीजर बोलते हैं। अब 4 नीचे वाले जबड़े में हुए, 4 ऊपर वाले में हुए, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये काटने के काम आते हैं। जैसे किसी कई बार खाने के साथ साथ लोग कई बार किसी को काट भी लेते हैं, तो किसी को अगर कट कर लिया तुमने तो वहाँ पे 4 दांत ये आगे वाले काम आते हैं। तो 4 दांत नीचे वाले जबड़े में, नीचे वाले जॉ में, और 4 दांत ऊपर वाले में, तो 8 हो गए इंसीजर्स। फिर आते हैं कैनिन्स। अब जो बराबर में कुतरने वाले होते हैं बहुत बारीक बारीक से, एक तो ये है 3 नंबर पे जो आपको लिखा हुआ है कैनिन, एक कैनिन यहाँ पे होगा इस जगह पे, है ना। तो 2 कैनिन नीचे वाले जबड़े में होते हैं इंसीजर के बराबर में, और 2 ऊपर वाले में होते हैं। तो कितने कैनिन हो गए? 4 कैनिन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। फिर बात आती है प्रीमोलर, जिसको आप छोटी जाड़ बोलते हो ना, बोलते हैं कि जाड़ निकलवा के आए, सुना होगा तुम लोगों ने। तो छोटी जाड़ भी प्रीमोलर होती है। ये 8 होते हैं टोटल। कैसे? इसको काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। 2 प्रीमोलर तो ये रहे, 2 प्रीमोलर इधर की साइड, तो 4 तो नीचे वाले जबड़े में हो गए, 4 ऊपर की साइड भी होंगे बिल्कुल सिमिलर। तो कितने हो गए ये हमारे पास? ये भी हमारे पास 8 हो गए। फिर बात आती है हमारी जो जाड़ होती हैं जिसको हम मोलर्स बोलते हैं, तो ये हमारे पास 12 होती हैं। 12 कैसे? 3 तो ये वाले, 3 इधर वाले, तो 6 तो हमारे पास नीचे वाले जबड़े में हो गए, और ये 6 ऊपर वाले जबड़े में, तो कितने हो गए? 12 हो गए। इनको जब एड ऑन करोगे तो यू विल गेट नंबर 32। आपने सुना होगा कि एडल्ट पर्सन में टोटल 32 दांत होते हैं। अब इसमें एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बता दूं यहाँ पे कि जो ये लास्ट वाले दांत हैं, ये जो लास्ट वाले मोलर्स हैं 2, इनको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ। क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। क्यों? क्योंकि ये जो 2 दांत नीचे के और 2 दांत ये ऊपर की, जिन्हें जाड़ बोलते हो, लास्ट के टोटल 4 हो गए ना भाई। लास्ट के ये 2 नीचे और लास्ट के 2 ऊपर भी होंगे, तो टोटल जो ये 4 होते हैं, ये 18 ईयर की एज जब आपकी हो जाती है तो लगभग तब आने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले नहीं होते। ये 18 ईयर की एज जब आपकी पहुंच जाती है तो तभी आपके आने शुरू हो जाते हैं ये वाले दांत। क्योंकि ये बोला जाता है कि 18 साल तक इंसान को अक्ल आ जाती है, तो उस वजह से ऐसे नाम बोल दिया उन्होंने, विजडम टूथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हल्का सा ध्यान रखना। अब दांत जो है इंसानों में 2 बार निकलते हैं पूरी लाइफ में। पहले तो दूध के दांत निकलते हैं भाई। कब निकलते हैं? 8 से 9 महीने का जब बच्चा होता है, 7-8 महीने का जब बच्चा होता है, तो उसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो दांत निकलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ठीक है सारे दांत आ गए उसके, धीरे धीरे वो एक एक करके झड़ने लगते हैं, सारे के सारे दांत गिरने लगते हैं, और लगभग 12-13 साल तक की एज तक आते आते उसके सारे के सारे दूध के दांत खत्म हो चुके होते हैं। और कौन से दांत आने शुरू हो जाते हैं? परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद 12 साल तक की एज के बच्चे को परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाएंगे, उसके सारे दूध के दांत टूट चुके होंगे, और वो परमानेंट टीथ पूरी लाइफ टाइम रहते हैं। उसके बाद अगर कोई दांत टूटा तो भैया दोबारा वो दांत नहीं आएगा, फिर तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको इतना सा पता होना चाहिए। तो ये सारी बात दांतों के बारे में हो गई। हमने अभी पहला टॉपिक पढ़ा सिर्फ माउथ वाला। दांतों की स्ट्रक्चर बनानी है, ये ड्रॉ करना है डायग्राम, ठीक है। अभी 2 ही डायग्राम दिए हैं तुम लोगों को बनाने के लिए, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा बड़ा सा डायग्राम, और एक ये दांतों वाला, ठीक। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपने एलिमेंट्री कैनल का अगला पार्ट कौन सा है? वो फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये मस्कुलर ट्यूब होती है विच इज कनेक्टेड टू द स्टमक। भाई पेट में जाके मिलती है, आप लोगों ने देखा था ये। द फूड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब बाय पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर जो खाना मूव होता है ना, उसमें एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो यहाँ दिखा रखा है मैंने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जगह जगह से क्या होता है, ये आपके जो फूड पाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है। ये बोलस जा रहा है, खाने का निवाला है वो जा रहा है नीचे, तो जगह जगह से आपकी फूड पाइप पिचकती रहती है, फूलती रहती है, पिचकती रहती है, फूलती रहती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसमें लगातार होता रहता है। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की फेज के थ्रू ही ये जो बोलस है फाइनली लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है? हमारे स्टमक में आके लुढ़क जाता है, गिर जाता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछी गई डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप सो दैट बोलस कैन बी पुश्ड इजिली इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि हमारे फूड पाइप के अंदर जो खाना खिसकता है ना, भाई खाना खाते हो तो मुंह तक ही तो छोड़ के आते हो, या उसको स्टमक में डाल के आते हो नीचे जाके? नहीं ना, मुंह तक छोड़ के आते हो, बाद में वो खाना अपने आप गारंटी हमें पता होता है कि हाँ धीरे धीरे खिसक खिसक के वो फाइनली स्टमक में पहुंच जाएगा। वो जो खिसक खिसक के स्टमक में पहुंचा है नीचे, तो कौन से प्रोसेस की वजह से पहुंचा है? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से पहुंचा है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आपके जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती हैं, एंड फाइनली खाना आपके स्टमक में आके गड़ जाता है, ठीक है। अब स्टमक में खाना करेगा रिलैक्स 2-4 घंटे लगभग। ये रहा हमारा स्टमक। देखो जे से शेप का स्टमक है ना, यहां से ऊपर से खाना आ रहा होगा। ये खाना कहां से आ रहा होगा? ये खाना हमारे फूड पाइप से आ रहा होगा। तो यहां से इनकमिंग हमारे पास खाने की हो गई, बे खाना यहां से आ रहा है, यहां पे खाना, यहां पे
फूड आने के बाद रिलैक्स करेगा, यानी यहाँ पे बहुत सारा वर्क होगा और फाइनली ये फूड यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ से ही जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, ये हमारा फूड पाइप की साइड से आया था। इतनी बात तो आप लोगों को पता अब लग गई होगी, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं क्या क्या होता है स्टमक के अंदर। इट इज़ अ जे शेप्ड पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द इंटेस्टाइन। भाई ऊपर तो फूड पाइप है, नीचे इंटेस्टाइन है, उनके बीच में थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है। इट सर्व्स एज द स्टोर हाउस ऑफ द फूड। इसको हम लोग खाने का स्टोर हाउस बोलते हैं। खाना आके यहाँ गिरता रहता है और यहाँ स्टोर होता रहता है, उसके बाद जाके यहाँ पे पहुँचेगा। देखेंगे क्या होगा उसका भी। आवर स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, है ना। हमारे पेट के अंदर इनर वॉल्स पे स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वो क्या रिलीज करती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, ठीक है जी। इस गैस्ट्रिक जूस में मेनली 3 कंपोनेंट होते वैसे 4 हैं। आपको कुछ बुक में एक नया नाम भी मिलेगा, रेनिन नाम का कंपोनेंट भी होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एडल्ट एज तक आते आते रेनिन का कोई रोल नहीं रहता, तो मैं रेनिन का डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है हमारे इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये नाम बताया था पेप्सिन एंजाइम, पेप्सी से याद रख लेना। और एक होता है म्यूकस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका सबका क्या क्या काम होता है, इसको आपको जब नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पे जो पूरा एक चार्ट समझाऊंगा, वहां पे बता दूंगा। हर एक का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। HCl के बारे में भी पूछा है, पेप्सिन एंजाइम के बारे में भी पूछा हुआ है, म्यूकस के बारे में भी पूछा हुआ है। ये सारे मिलके करेंगे तो डाइजेशन में हेल्प ही करेंगे, ठीक है। फाइनली ओके। उसके बाद क्या होगा, जब ये खाना स्टमक में ठहर के सब कुछ टूट चुका होगा, फाइनली छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है काफ़ी हद तक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस पाइप में मसल्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप की, जिनको क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल बोलते हैं। तो ये स्पिंचर मसल्स क्या करती हैं, जब खाना प्रॉपर्ली टुकड़ों में टूट चुका है उसके बाद यहाँ की स्पिंचर मसल्स खुल जाती हैं और फाइनली ये खाना धीरे 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 किस में गिरना शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा खाना एक बारी में नहीं गिरेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ से खाना जो डाइजेस्ट होता रहता है, जितना भी हो चुका है वो सारा खाना, यहाँ पे स्पिंचर मसल्स होंगी इस पाइप पे, वो स्पिंचर मसल्स धीरे धीरे उसको क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी, कंट्रोल करेंगी और धीरे धीरे वहाँ से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में गिराना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक के बारे में बेसिक बातें हो गई। तो ये जितनी भी थ्योरी है सारी नोट करनी है, ध्यान रखना, वही लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। रेनिन की जरूरत नहीं है, तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है, आपके पेट के अंदर होता है। आपने देखो सुना होगा ना कई बार, खाली पेट कई लोगों को एसिडिटी बनने लगती है, ये जब ज़्यादा खा लेते तो एसिडिटी बनने लगती है कुछ लोगों को। तो होता क्या, उनके अंदर की स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, वो वीक पड़ चुकी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, माइंड सिग्नल देता है उनको और वो ज़बरदस्ती क्या बना देती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती हैं। अब जब खाली पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी ना, जिसको ठीक करने के लिए फिर क्या लेते हो, इनो लेते हो या फिर कोई डाइजेशन की टैबलेट लेते हो, जिससे वो एसिडिटी खत्म हो पाती है। तो एसिडिटी पेट के अंदर जो बनती है वो किस वजह से बनती है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बनती है। बट ये खाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाने को डाइजेस्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट ये तब गड़बड़ कर देता है जब आपकी फूड हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो। तो ध्यान रखना, आने वाले टाइम में जब आपकी एज 40 को क्रॉस करेगी, 45 को क्रॉस करेगी, तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आप लोगों को सुबह फिर खाली पेट कैप्सूल से लेने पड़ेंगे, किस चीज़ के, एसिडिटी को कंट्रोल करने के। देखा हो ना, कई लोग सुबह को खाली पेट एसिडिटी वाले कैप्सूल लेते हैं, क्योंकि भैया उनकी स्टमक की जो मसल्स हैं ना वो हो चुकी हैं ख़राब, उनकी बॉडी में HCl अनकंट्रोल्ड अमाउंट में रिलीज होने लगता है। तो ये ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसलिए खाने की चीज़ों पर अपना ध्यान दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है और जो अच्छा खाना है प्रॉपरली वही खाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये आ गई इंटेस्टाइन, ये बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है, चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल की बोलते हैं क्योंकि पतली होती है, डायमीटर कम होता है इसका, इसलिए स्मॉल बोलते हैं। लेंथ में तो ये 5 से 6 मीटर लंबी होती है, अगर इसको खोल के रख दूं तो 5 से 6 मीटर लंबी हो जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल की बोलते हैं बिकॉज इट इज स्मॉलर, ये थिन इन डायमीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज की बोलते हैं क्योंकि ये मोटी होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ में ये ओवरऑल छोटी है। तो लेंथ की बात करें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, और अगर मोटाई की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी मोटी होती है। तो जो लार्ज और स्मॉल नाम है ये इनकी थिकनेस के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है जी, पढ़ लो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा पार्ट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी अपने आप में पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है पूरी की पूरी टर्म ये, कि वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, या वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज द
या कॉल्ड इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो क्यों बोलते हैं इसको एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सारा डाइजेशन होता है? क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी यहीं आके डाइजेस्ट होते हैं, फाइनली प्रोटीन भी यहीं डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स भी यहीं डाइजेस्ट होते हैं, और कोई विटामिन है तो वो भी यहीं डाइजेस्ट होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट सारा जब यहीं डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेजॉरिटी में सारा का सारा, तो क्यों ना बोलेंगे इसको कंप्लीट साइट। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा क्या है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में खास बात जो ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है? तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गॉड ने क्रिएट करी, इसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। इस विलाई वाले वर्ड के ऊपर 2019 में बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ, इसके फंक्शन पूछे हुए हैं। तो मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से भाई पढ़ लेना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है, इसकी उंगलियां होती है ना तुम्हारी, तो ऐसी छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई क्या करती है? विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। विलाई की वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो एरिया है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है और खाना या उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ये जो विलाई होती हैं, इन विलाई के आसपास वाले एरिया में ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं। तो आर्टरीज वीन्स काफ़ी सारी होती हैं हमारी विलाई के आसपास। तो जो खाना हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, वो खाना एब्जॉर्ब होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ मिल जाते हैं? वो ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, और वो पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं फाइनली। और बॉडी के सेल्स उनका क्या करते हैं? उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी विलाई के बारे में। तो विलाई का क्या काम है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से गॉड ने डिजाइन किया है? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करते हैं? विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द proper absorption of food, and they are rich in blood vessels so that the energy can be transferred to the entire body। है ना, समझ में आती है बात? तो ये आपको थियोरेटिकल डेटा है, आपको दिखाऊंगा अभी विलाई कैसी होती हैं, आपको बहुत डिटेल में अच्छे से डायग्राम को नजर आएगा। उससे पहले देखो पूरा देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और डायग्राम है, ऐसी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 सेक्शन होते हैं, आपको बता दूं मैं ऐसे। जो टॉप वाला देखो, ऊपर यहाँ स्टमक से खाना आ रहा होगा, तो ये टॉप वाला जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट को यानी स्टार्टिंग पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम, ठीक है, क्या बोलते हैं? डिओडेनम बोलते हैं इसे, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। इसमें यहाँ पे ई मत लगाना, ये डिओडेनम कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ये इसका बीच वाला सेक्शन है, मिडिल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, नाम थोड़े अजीब से हैं, कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं जेजुनम। और जो ये बाद में एंड वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं इलियम। है ना, ये एंड वाला जो इलियम वाला हिस्सा होगा बाद में जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहला एंट्री गेट कहलाता है डिओडेनम, बीच वाला हिस्सा कहलाता है जेजुनम, और फिर लास्ट वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इलियम। तो ये 3 टुकड़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सारा कुछ डाइजेस्ट होता है, तो कोई और लोग भी उसकी हेल्प करते होंगे। तो आंसर है हाँ, मैंने आपको बताया था ना, 2 ऑर्गन भी होते हैं, 2 ग्लैंड होती हैं, एक तो लिवर और दूसरा पेनक्रियाज। लिवर और पेनक्रियाज से भी पाइपलाइंस आती हैं। आप देखोगे एक पाइप हमारे पास लिवर से आ रहा है और एक पाइप हमारे पास कहाँ से आ रहा है? सपोज एक पाइप हमारे पास पेनक्रियाज से आ रहा है। इन लिवर और पेनक्रियाज से आने वाले पाइप की जो ओपनिंग है, ये कहाँ खुलती है? ये डिओडेनम में खुलती है। आके आपको दिखाऊंगा डायग्राम में कि भी एक पाइप लिवर से आ रहा है, उसमें बाइल जूस आता है, एक पाइप पेनक्रियाज से आ रहा है, उसमें पेनक्रियाटिक जूस आता है। ये दोनों पाइप आके कहाँ गिरते हैं? ये दोनों पाइप आके स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। और कहाँ से रीजन में? उसके डिओडेनम वाले हिस्से में गिरते हैं, स्टार्टिंग में। यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, एक पाइप यहाँ से आ रहा होता है, एक पाइप यहाँ से आ रहा होता है। आपको दिखाऊंगा मैग्निफिकेशन वाला व्यू। तो यहाँ से बाइल जूस निकल के आ रहा होगा, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकल के आ रहा होगा, आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाएंगे। ऊपर से स्टमक में से खाना आ रहा है, तो सब कुछ मिलके उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देख लो, एक मैग्निफिकेंट पिक्चर आपके पास, एक जूम आउट की हुई स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के दिखा रखा है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा है, इसको कट करके अंदर से दिखा रखा है, इसकी अंदर की दीवारें कैसी होती हैं। अब देखो, ऊपर की जो ये आपको ब्लू और रेड कलर का नजर आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड घूमता रहता है। इनके बारे में आप सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ समझ में आएगी बात। तो देखो, फिंगर जैसी छोटी छोटी प्रोजेक्शन नजर आ रही हैं यहाँ पे, अंदर की दीवार है ये, इसको भी यहाँ पे जूम करके इसको निकाल के यहाँ ले गए हैं। अब देखो, अब तो नजर आ रही होंगी ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन। तो ये इस छोटा सा जो हिस्सा है ना, यहाँ से जूम करके यहाँ ले गए हैं, और अब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में जूम करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। तो ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन पूरी अंदर की दीवार पे हर जगह पे होती हैं। न्यूमेरस बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर होती हैं।
क्या कर रही हैं, इनकी वजह से टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया ना भाई। सरफेस एरिया यहाँ का भी सारा हो गया, यहाँ का, तो ओवरऑल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट हो पाते हैं, और डाइजेस्ट होकर कहाँ जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स उनको अपने साथ घोल के अपने पूरी एंटायर बॉडी में ले जाती हैं। तो आई थिंक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये डायग्राम बड़ा यूजफुल है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहोगे तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छा होगा ना, विलाई जैसी नाम आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने हमें इतना बड़ा डायग्राम एक दिखाया था जिसमें विलाई हम लोगों को नजर आ रही थी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या काम होता है वो जरूरी है। पाइपलाइन का आता मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, लिवर के बराबर में थैली होती है, जिसे पाउच बोलते हैं, गैल ब्लैडर है। इसमें से एक पाइप आ रहा है, ये पाइप आके देखो यहाँ से आ रहा है, और कहाँ खुला है, ओपनिंग हुई है इस जगह पे। ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ से तो हमारा खाना आया था फूड पाइप से, ये मेरा पेट है, स्टमक के अंदर से खाना कहाँ है, यहाँ से जा रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये गेट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको क्या बोलते हो, इसको ड्यूडेनम बोलते हो। तो ड्यूडेनम वाले हिस्से में एक तो लिवर से पाइप आया, एक ये पेनक्रियाज से पाइप आया, दोनों की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही है। तो भैया इस साइड से यहाँ पे चल के क्या आ रहा होगा, इस साइड से आ रहा होगा बाइल जूस, जो लिवर के अंदर बनता है, पढ़ाऊंगा इसको। तो बाइल जूस लिवर के अंदर बना, वो इस पाइपलाइन के जरिए यहाँ से घूमते 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 वो यहाँ पे आके एंटर कर गया। पेनक्रियाज के अंदर कौन बन रहा होगा, पेनक्रियाज के अंदर बन रहा होगा पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाज है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत सारे काम है इसके। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, यहाँ से आते आते वो यहाँ गिर जाएगा। तो ये दोनों गिर के यहाँ से अब चलेंगे, जब यहाँ पे फाइनली किस में एंटर कर जाएंगे, ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि एंट्री गेट तो यही तो है, ड्यूडेनम इसका। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बात कि बाइल जूस लिवर से आया, यहाँ से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आया, ऊपर से कौन आया, स्टमक से खाना आया, और सब कुछ मिक्स हो के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिर गए, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो सारा डाइजेशन हुआ, और फाइनली वहाँ से विलाई जो उसके अंदर होती हैं, वहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पहुँच गया, हमारी बॉडी के अंदर पहुँचा दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम भी बनाना नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना कि क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। इतना बेटर वे में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, बायोलॉजी देख लेना, ठीक है। तो देख लो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में बात आती है, चलो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक की थ्योरी पढ़ ली। अब ये क्या, ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है बड़ी चौड़ी सी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो बचा कुछ है, अब तो लगभग सब डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो थोड़ा बहुत बच रहा होता है। अब वो जो बचा वो यहाँ इस साइड से एंटर करेगा, यहाँ से घूम घूम के, ऐसे घूम घूम के यहाँ पे फाइनली जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारी फिंगर जैसी पोजीशन होती हैं, तो यहाँ पे क्या डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे कुछ मिनरल्स जो होते हैं उस खाने के अंदर हमारे पास, और इसके अलावा वाटर डाइजेस्ट होता है। तो ये वाटर और मिनरल को डाइजेस्ट करने का काम फाइनली करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इट इज़ वाइडर इन डायमीटर, चौड़ी होती है डायमीटर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बट लेंथ इसकी कम होती है, समझा चुका हूँ तुम्हें। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और इसके अलावा मिनरल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आया उसके अंदर ये सब बच जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर देती है। अब सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ चला गया, अब जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है वो इस बड़ी सी चौड़ी सी जगह में जाके इकट्ठा हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हो, जिसको आपको अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बोलते हो, या इसी को क्या नाम होता है, फीसिस बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। बॉडी का जो फीसिस है मल, तो उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेती है हमारी बॉडी रेक्टम के अंदर। द नेक्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड रेक्टम। द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड रेक्टम। और उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ से फाइनली ये जो फूड है हमारी बॉडी की जो ओपनिंग होती है एनस, वहाँ से इसको बाहर थ्रो कर दिया जाता है। तो ये एनस क्या है, ये लास्ट ओपनिंग है बॉडी की। रेक्टम में स्पिंचर मसल्स होती हैं, ध्यान रखना, जो उस अनडाइजेस्टेड फूड के बाहर निकलने को रेगुलेट करती हैं। तो रेक्टम के अंदर जो स्पिंचर मसल्स हैं, तो धीरे धीरे वो वहाँ से आपकी बॉडी के फिसेस को बाहर निकालती रहती है, और उस तरह से बॉडी के फिसेस को बाहर निकालना क्या कहलाता है, डेफिकेशन कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, लास्ट टाइम में गवर्नमेंट ने ओपन डेफिकेशन ना हो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए थे, बहुत सारी जगह पे टॉयलेट्स भी बनवाए थे, तो फिर भी स्टिल काफ़ी जगह पे गाँव में लोग ओपन में डेफिकेट करते थे। तो ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोगों के पूरे इंडिया में कई सारे स्टेट हो गए थे। तो आपके लिए एक सिंपल जीके का एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था इंडिया में, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो जहाँ ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया था, जहाँ पे खुले में शौच नहीं की जाती थी, यानी कि उसको पूरी तरह से खुले में शौच से पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर कर दिया गया था। तो वहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट पूरे इंडिया का कौन सा था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है।
तो एनएस के बारे में देख लीजिए ना, पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। स्पिंचर मसल्स होती हैं हमारे यहाँ पे, तो धीरे धीरे वहाँ से वेस्ट को बाहर निकालती रहती हैं। उस वेस्ट को क्या बोलते हैं? उस वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को डेफिकेशन बोलते हैं। तो ओपन डेफिकेशन फ्री कौन सा स्टेट हुआ था इंडिया का पहला, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो ये सारी बात हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिया। इसमें जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में डिटेल में मुझे पढ़ाना है अभी कि कौन सी ग्लैंड से क्या क्या चीज़ रिलीज होती है, क्या काम करती है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप लोग क्या करोगे? एमसीक्यू सॉल्व करोगे जो पढ़ाया है। एमसीक्यूज आप लोगों के लिए अभी सारे के सारे, जितना पढ़ाया है अच्छे से समझा हुआ है, तो सारे एमसीक्यू के आंसर निकलेंगे। तो पहला एमसीक्यू तो ये रहा मेरे पास, इसको पढ़ के करोगे। कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं बता दूंगा, बट पहले खुद से अटेम्प्ट करो। दूसरा एमसीक्यू ये रहा, आपके परमानेंट टीथ के ऊपर है, सारी चीज़ तुम्हें समझा दी है। 4 कौन कौन से दांत होते हैं, कितने कितने होते हैं, ये बता दिया। उसके बाद अगला एमसीक्यू पैरामीशियम के बेस पर है कि पैरामीशियम कैसे फूड एंटर करता है अपनी बॉडी के अंदर। पैरामीशियम भी वैसे ही करता है जैसे अमीबा करता है, दोनों में सेम काम होता है। ठीक है, इसके बाद स्पिंचर मसल के बारे में पूछा हुआ है। स्पिंचर मसल की कहानी बताई थी आप लोगों को, कहाँ पे स्पिंचर मसल का यूज़ हुआ था सबसे पहले, याद होगा आपको अच्छे से। ठीक है, जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरने वाला होता है तो सारा खाना एक बारी में नहीं गिरता है। स्टमक के एंड पॉइंट पे स्पिंचर मसल्स होती हैं जो धीरे धीरे उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाती हैं। हिंट मैंने दे दिया, इसको सॉल्व करना। अगला एमसीक्यू आपके पास ये रहा, इसमें क्या है? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर। तो लिवर से जो बाइल जूस आता है वो कहाँ आगे गिरता है? भैया डायग्राम खोल के दिखा दिया पूरा का पूरा, अब तो आंसर कर ही लोगे। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यू कवर अप हो गए। ये हमारा न्यूट्रिशन का सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जितनी स्टोरी हो सकती थी पूरी स्टोरी बता दी। अब कहीं बच्चे नॉलेज अड्डा सोच रहे होंगे, नॉलेज अड्डा नहीं आया, नॉलेज अड्डा वाला सेक्शन अगले वाली क्लास जो आएगी उसमें मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और उस क्लास के बाद आपका न्यूट्रिशन पूरा कवर अप हो जाएगा और कुछ फिर ऐसा नहीं रहेगा कि हमें न्यूट्रिशन में ये नहीं आता। अब डिपेंड करता है कितना ध्यान से मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर आप लोगों ने सुना है, कितने ध्यान से चीज़ों को नोट किया है, और मोर इंपॉर्टेंटली रिवाइज कितना अच्छे से किया हुआ है चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग सब है वो मैटर करती है। ठीक है, चलो।